हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एक लॉ बनाया जाएगा पूरे कंट्री में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें प्रोवाइड करता है वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, जो कि एप्लीकेबल होगा सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए, उनके पर्सनल मैटर में, जैसे मैरिज का मैटर हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया। ठीक है, तो जो भी उनके पर्सनल मैटर्स हैं उन सभी मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, एक ही कोड होगा पूरे देश के लिए। देखिए आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी से संबंधित है, तो आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि स्टेट सेल एंडेव्योर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो है वो कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगा। तो ये डीपीएसपी बात करता है। लेकिन देखिए जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इन्फोर्स कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो एज डिफाइंड इन आर्टिकल 37 आर नॉट जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट बट द प्रिंसिपल लेड डाउन देयर इन अ फंडामेंटल गवर्नेंस। लेकिन जो भी डीपीएसपी में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो किसमें, वो चीज़ फंडामेंटल है। ठीक है, किसमें, गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी जो फंडामेंटल एक तरह से राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी नियम कानून बनाएंगे तो उसको डीपीएसपी को नज़र में रख के बनाएंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी एज ए इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो डीपीएसपी को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक तरह से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी केंद्र सरकार नियम कानून बना रही है, मीन्स जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है, तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सभी सिटीजन्स को जो है एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो जेंडर पैरिटी है इंडियन सोसाइटी में उसको और प्रमोट करेगा। उसके अलावा इट वुड एकोमोडेट द एस्पिरेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन हु इम्बाइब लिबरल आइडियोलॉजी। तो ऐसे जो यंग लोग हैं कि देखिए इंडिया में यंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो एक जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसको एकोमोडेट करने की बात कही जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चीज़ करेगा। उसके अलावा जो एक नेशनल इंटीग्रेशन है उसको सपोर्ट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ क्या क्या इशूज़ जुड़े हुए हैं। तो दीज आर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो हमारे जो कंट्री में जो है एक हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से जो है इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चाहे हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, चाहे हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, तो कई तरह से जो है हमें विविधता देखने को मिल रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करना थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ऑफन प्रिसाइड बाय द माइनॉरिटी सच एज इंक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। और कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा उनको ऐसा लगता है कि अगर ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो वो हमारे जो एक रिलीजियस फ्रीडम है उसका इंक्रोचमेंट होगा। ठीक है, इट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन पर्सनल मैटर ऑफ द माइनॉरिटीज़। और कहीं ना कहीं लोगों द्वारा ये भी मान लिया जाता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उस एक तरह से स्टेट जो है उनके पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट ऑफन आर्ग्यू दैट द टाइम इज़ नॉट राइप फॉर इंडियन सोसाइटी टू एम्बेरस सच यूसीसी। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि अभी मीन्स हमारे इंडियन सोसाइटी में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी बहस होती है। उसके अलावा ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये स्टेट का जो रोल है उसको और बढ़ा देगा। देखिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं। ठीक है, मीन्स अगर उनका वॉल्यूशन होता है तो आर्टिकल 32 आपको पावर देता है सुप्रीम कोर्ट जाने की। ठीक है, और हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर में। ठीक है, लेकिन 32 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। वाइल आर्टिकल 44 यूज़ द वर्ड, देखिए आर्टिकल 44 में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे स्टेट सेल इंटरव्यूअर हो गया। ठीक है, उसके अलावा इन पार्टिकुलर स्ट्राइव शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट पॉलिसी सेल बी ऑब्लिगेशन टू स्टेट। तो ऐसे आर्टिकल 44 में जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं वो कहीं ना कहीं देखिए शैल वर्ड का यूज़ किया गया है कि स्टेट ऐसा करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करने के लिए बाध्य है, ऐसा करेगा, बस ये एक डायरेक्शन है।
आर्टिकल 43 मेंशन स्टेट शैल इंटरव्यूर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, लेकिन देखिए आर्टिकल 43 वहीं कहता है कि स्टेट जो है वो करेगा, लेकिन एक सुटेबल लेजिस्लेशन के द्वारा करेगा, ठीक है, एक प्रोसेस, एक कानून बना के करेगा। वाइल द फ्रेज बाय सुटेबल लेजिस्लेशन इज एब्सेंट इन आर्टिकल 44, और जो सुटेबल लेजिस्लेशन ये शब्द है ये हमें आर्टिकल 44 में देखने को नहीं मिलता है। All this implies that the duty of the state is greater in other डायरेक्टिव प्रिंसिपल देन इन आर्टिकल 44। तो बाकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें स्टेट की जो ड्यूटी है वो ज़्यादा है, और जो आर्टिकल 44 है उसमें कहीं ना कहीं हमें ड्यूटी देखने को कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ये सुटेबल लेजिस्लेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन वहीं देखेंगे तो आर्टिकल 43 में इस वर्ड का यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो नो डाउट कि फंडामेंटल राइट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का, तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा संविधान है उसका जो मीन्स जो बेस है वो बेस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट 4 में है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन है, ठीक है। मीन्स फंडामेंटल राइट हो या डीपीएसपी हो, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी के यही दोनों बेस हैं, ठीक है। तो जो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच के बैलेंस को ही हमारे जो संविधान है उसका बेस कहा था। टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा गया कि अगर आप किसी को बता देते हैं कि ये ऊपर है, नहीं ये ऊपर है, हमारा कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट ऊपर है, डीपीएसपी नीचे है, तो ये चीज़ जो है हमारे जो संविधान की जो हार्मनी है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। देखिए आर्टिकल 31C जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें ऐड किया आर्टिकल 31C को। ये आर्टिकल 31C ये कहता है कि जो भी लॉ, अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट कोई भी लॉ बना रहा है और मान लीजिए उसकी वजह से आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 अगर ये वॉयलेट होता है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स वो चीज़ अप्लीकेबल होगा, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि डीपीएसपी, ठीक है, तो डीपीएसपी को सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, लेकिन ये जो लॉ बना ये आपके आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31C में कि चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट वो वायलेट कर रहा हो वो लॉ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ये नियम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे जो है आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया इस नियम की वजह से हमारा आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 19 है, फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है। आप ये चैलेंज नहीं कर सकते उस बेसिस पे, क्योंकि वो जो नियम बनाया गया है वो डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया है। डज इंडिया नॉट ऑलरेडी हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मैटर्स। तो देखिए सिविल मैटर में क्या इंडिया के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो देखिए कई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिलता है, सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारा सीपीसी है, आईपीसी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो कई तरह के जो एक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो भी जो भी एक्ट्स पास होते हैं तो उस एक्ट्स में भी कुछ प्रोविजंस ऐड करती रहती हैं, चेंजेस करती रहती हैं। हैव मेड 100 ऑफ अमेंडमेंट्स एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर देयर इज डाइवर्सिटी इन इवन दिस सेक्युलर सिविल लॉज। तो देखिए कोई भी लॉ बनाएगा तो स्टेट जो है उसमें अपने अकॉर्डिंग में चेंजेस करती रहती है, तो कहीं भी हमको एक यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो स्टेट के हिसाब से जो है थोड़ा नियम कानून जो है थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। अभी देखेंगे तो रिसेंटली जो क्या हुआ था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था 2019 में, तो कुछ जो राज्य सरकार हैं, कुछ राज्य सरकारों ने उसको लागू करने से मना कर दिया था, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। बात करते हैं पर्सनल लॉज की, तो द फार्मर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इंटेंडेड टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड इफ दे वुड हैव गिवन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लॉज बाय इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। तो देखिए अगर जो हमारे संविधान के निर्माता थे अगर उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड डालना ही होता तो इस चीज़ को जो यूनियन लिस्ट में जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उसको यूनियन लिस्ट में क्यों डालते, ठीक है। तो इसीलिए इस पे मीन्स देखिए यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें हैं उस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, उस पर राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं वो आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो अगर कंकरेंट लिस्ट मीन्स यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बनाएगी, तो यूनियन लिस्ट में जो है केंद्र सरकार है केवल वही बनाएगी कानून, जो भी होगा चेंजेस करेगी। कंकरेंट लिस्ट में जो है वो स्टेट भी कर सकती है और सेंटर भी कर सकता है।
तो जो पर्सनल लॉज आते हैं, पर्सनल लॉज जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो जो संविधान निर्माता थे तो उनको अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर डालना ही होता तो वो यूनियन लिस्ट में क्यों डालते, ठीक है, वो उनका कंकरेंट लिस्ट में डाल देते। तो कंकरेंट लिस्ट में डालते तो उस पर सभी कानून बना सकते थे, लेकिन जो है वही सिर्फ यूनियन लिस्ट में दिया गया है। अब पर्सनल लॉ सिर्फ मेंशन किया गया है। देखिए पर्सनल लॉ आता है कंकरेंट लिस्ट में, मीन्स पर्सनल लॉ पे जो है स्टेट भी कानून बनाएगा, सेंटर भी कानून बनाएगा। तो अब देखिए जो लॉ कमीशन था, तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नाइदर फिजिबल नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है, मीन्स इसकी ज़रूरत है भी और इसकी ज़रूरत नहीं भी है। इफ़ देयर इज़ वन कॉमन पर्सनल लॉ फॉर एनी रिलीजियस कम्युनिटी गवर्निंग ऑल इट्स मेंबर्स, अगर देखिए कोई एक कॉमन पर्सनल लॉ होगा जो सभी रिलीजियस कम्युनिटी को गवर्न करने की बात करें, तो ऑल हिंदू ऑफ द कंट्री आर नॉट गवर्न बाई वन लॉ, तो जो भी सभी हिंदू हैं वो किसी एक लॉ के थ्रू गवर्न नहीं किए जाते हैं, ठीक है, या कोई मुस्लिम हो गया या सभी क्रिश्चियंस हो गए, वो किसी एक लॉ के थ्रू ही गवर्न नहीं होते हैं। नॉट ओनली ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशंस, इवन दोज ऑफ द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच रिमेन ऑपरेटिव इन सम पार्ट्स, तो कुछ पार्ट्स में जो हैं वो पुर्तगाली या फ्रांसीसी के जो कुछ नियम का ट्रेडिशंस हैं वो भी मीन्स कुछ पार्ट्स में अप्लाई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 तक क्या था कि लोकल हिंदू लॉ स्टैटूस डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल एनेक्टमेंट, तो जो जम्मू कश्मीर के जो नियम थे वो पहले अलग थे। जैसे शरिया एक्ट था 1937 का, वॉज एक्सटेंडेड टू JNK, ठीक है, तो ये शरिया एक्ट जो था 1937 का ये JNK में लागू था, लेकिन बाद में इसको जो है रिपील कर दिया गया। बात करते हैं वेरियस कस्टमरीज लॉज की, तो मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर वर गवर्न बाई ए कस्टमरी लॉ, तो जो कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनको गवर्न किया जाता है कस्टमरी लॉ के द्वारा, विच इन मेनी वेज वॉज एट वेरियंस विद मुस्लिम पर्सनल लॉ इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड वॉज इन फैक्ट क्लोजर टू द हिंदू लॉ। तो देखिए वहाँ पे एक विविधता हमको देखने को मिली, मीन्स जो भी बाकी के मुसलमान हैं उनके लिए थोड़ा नियम अलग था और जो कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए नियम अलग था। इवन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एमंग मुस्लिम्स लॉ डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो अब देखिए मुस्लिम मैरिज के जो रजिस्ट्रेशन की बात है तो वहाँ पे भी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये नियम कानून चेंज होते रहते हैं। इट वाज कंपलसरी इन JNK 1981 एक्ट एंड इज़ ऑप्शनल इन बंगाल, जैसे JNK में हमें चीज़ कंपलसरी देखने को मिलता है, वहीं बंगाल में ऑप्शनल देखने को मिलता है, और बिहार में बोथ अंडर 1876 एक्ट, आसाम और उड़ीसा में भी देखने को, तो ऐसे अलग अलग स्टेट में जो है हमें विविधता देखने को मिलती है वेरियस कस्टमरी लॉज में, ठीक है, तो जो कश्मीरी लॉज है उसमें विविधता देखने को मिली है, हर स्टेट के जो है अलग अलग अपने नियम कानून हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो 200 से अधिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, जिनके पास खुद के अपने ओन वेरिड कश्मीरी लॉज हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोटेक्ट लोकल कस्टम इन नागालैंड, सिमिलर प्रोटेक्शंस आर एंजॉयड बाय मेघालय मिजोरम में, तो उसी तरह देखिए नागालैंड हो गए, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गए, तो इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस चीज़ को लेकर के। इवन रिफॉर्म्ड हिंदू लॉ इन स्पाइट ऑफ कोडिफिकेशन प्रोटेक्ट कस्टमरी प्रैक्टिसेस, उसके अलावा जो हिंदू लॉ है वो भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब बात करते हैं कि हाउ डज़ द आइडिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलेट टू द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। तो देखिए आर्टिकल जो 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू रिलीजन मीन आर्टिकल 25 लेज डाउन एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, तो जो हमारे धर्म का जो अधिकार है वो हमको आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 26B अपहोल्ड द राइट ऑफ ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन और इन सेक्शन देयर ऑफ मैनेज इट ओन रिलीजियस अफेयर्स, तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि हम अपने जो भी रिलीजियस अफेयर्स वगैरह हैं उसको मैनेज करने का काम कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 ये कहता है कि हम किसी धर्म का पालन जो है वो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो हमारे विवेक पे होगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अपने धर्म का पालन करें ही करें, ऐसा कोई ये भी नहीं है कि आप धर्म का पालन ना करें, तो वो आपके मन के ऊपर है कि आप पालन करें या ना करें, वो हमें ये अधिकार हमें आर्टिकल 25 देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की, तो आर्टिकल 29 डिफाइन द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्टिव कल्चर, तो आर्टिकल 29 जो है एक जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। एंड इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, यही पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ और मोरालिटी, ये आर्टिकल 25 के एक्सेप्शंस हैं, बट ए ग्रुप फ्रीडम अंडर आर्टिकल 26 हैज़ नॉट बीन सब्जेक्टेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन देखिए जो एक ग्रुप की जो फ्रीडम है आर्टिकल 26 के अंदर में वो वहाँ पे जो है कोई भी एक तरह से सब्जेक्शन नहीं है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। मीन्स देखिए जो आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया है तो उसमें आर्टिकल 25 जो है वो आपके खुद के फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 26 जो है वो एक ग्रुप के फ्रीडम की बात कर रहा है। तो जो आपके खुद का फ्रीडम है तो आप उस पर कोई भी उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं या आप कोई भी धर्म ना माने। लेकिन आर्टिकल 26 जो है जो एक बात करता है
एक ग्रुप के फ्रीडम की बात करता है, तो उस पे कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर के कोई आगे चल के कोई पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है या हेल्थ पे किसी का इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका राइट वो काम नहीं करेगा। मीन्स एक तरह से आप अपने राइट का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने अधिकारों को यूज़ करके आप दूसरे के अधिकारों का हनन, वायलेशन नहीं कर सकते। In Constituent Assembly, there was division on the issue of putting UCC in the Fundamental Rights chapter. The matter was settled by a vote. देखिए, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी असेंबली थी, तो उस समय भी क्या हुआ था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के डिबेट्स हुए थे, तो उसमें यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखना चाहिए, लेकिन बाद में जो है एक वोटिंग प्रोसेस हुआ और बाद में ये चीज़ जो है ऐड नहीं हुआ। By a 5-4 majority, the Fundamental Rights Subcommittee headed by Sardar Patel held that the provision was outside the scope of fundamental rights, और वहाँ पे जो है 5-4 मेजॉरिटी में वोट हुआ और फंडामेंटल राइट्स में ऐड नहीं किया गया। एंड देयर ऑफ यूसीसी वाज मेड लेस इंपॉर्टेंट दैन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को कम महत्व दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया गया। बात करते हैं माइनॉरिटी की क्या ओपिनियन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो सम मेंबर्स सॉट टू इम्यूनाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेशन। तो कुछ मेंबर्स क्या करना चाहते थे कि वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको इम्यूनाइज करना चाहते थे, मीन्स जो स्टेट जो है कोई चेंज ना कर पाए मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो उसको एक तरह से इम्यूनिटी देना चाहते थे। मोहम्मद इस्माइल हु थ्राइस ट्राइड अनसक्सेसफुली टू गेट मुस्लिम पर्सनल लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आर्टिकल 44। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 44 से एग्जेम्प्ट हो जाए। सेड सेकुलर स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द पर्सनल लॉ ऑफ पीपल, और कहा कि एक जो सेकुलर स्टेट होगा उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों के जो पर्सनल लॉ है उसके बीच में वो इंटरफेयर करे। B. Poker Sahib said he had received representation against a common civil code from various organizations including Hindu organization। उसके अलावा बी पोकर साहब ने ये भी कहा कि जो हमारा कॉमन सिविल कोड है तो उसके संबंध में जो है हमें कई हिंदू संगठनों के द्वारा जो है मीन्स एक तरह से लिखित वो मिले हैं कि इनको भी जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए। और उसके बाद हुसैन इमाम देखिए क्वेश्चन करते हैं कि वेदर देयर कुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्सनल लॉ इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और इनके द्वारा भी ये क्वेश्चन किया गया कि क्या अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू कर देते हैं तो क्या उस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कंट्री है वो तो बहुत डाइवर्स है। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि नो गवर्नमेंट कैन यूज़ इट्स प्रोविजंस इन अ वे दैट वुड फोर्स द मुस्लिम टू रिवोल्ट, कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कोई भी सरकार जो है ऐसे प्रोविजंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो कि जो मुस्लिम्स हैं उनको रिवोल्ट करने पे मजबूर कर दे। देखिए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हु वाज इन फेवर ऑफ यूसीसी, तो ये जो थे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फेवर में थे। कंसीडर दैट इट वुड बी अनवाइज टू इनैक्ट यूसीसी इग्नोरिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी कम्युनिटी। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए। जेंडर जस्टिस वाज नेवर डिस्कस्ड इन दीज डिबेट्स, लेकिन कभी भी जो है इस डिबेट में जेंडर जस्टिस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। हाउ डिड द डिबेट ऑन ए कॉमन कोड फॉर हिंदू प्ले आउट। तो अब देखते हैं इसे 1948 में क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वार्न नेहरू दैट टू इंट्रोड्यूस बेसिक चेंजेस इन पर्सनल लॉज वाज टू इम्पोज प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑन द ह्यूमनिटी कम्युनिटी एज ए होल। मीन्स ये कहा गया इनके द्वारा कि अगर हम पर्सनल लॉ में चेंजेस करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा समझ लगेगा कि हम एक तरह से जो हिंदू कम्युनिटी है तो उसको कहीं ना कहीं उसके आइडियाज़ को हम लोगों और दूसरे लोगों पर इम्पोज कर रहे हैं। अदर अपोज टू रिफॉर्म इन हिंदू लॉ इंक्लूडेड सरदार पटेल के द्वारा भी जो है इसका अपोज किया गया। पट्टाभी सीतारमैया, उसके अलावा अयंगर जी के द्वारा, एम मालवीय के द्वारा, कैलाश नाथ कज्जू के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा भी जो है इसका अपोज किया गया। When the debate on the Hindu Code Bill took place, जब हिंदू कोड बिल पे जब डिबेट हो रही थी दिसंबर 1949, 23 of 28 स्पीकर अपोज इट। तो इसमें से जो है 23 of 28 लोगों ने इसका अपोज किया। ऑन सितंबर 15, 1951, प्रेसिडेंट प्रसाद थ्रेटन to use his powers of returning the bill to parliament or vetoing it. अम्बेडकर eventually has to resign। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ कि अम्बेडकर जी को रिज़ाइन देना पड़ा। नेहरू agreed to the purification of the code into separate act and diluted several provisions। तो नेहरू जी इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं और उसके अलावा एक सेपरेट एक्ट ले आकर के जो उसके कई प्रोविजंस थे उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।